सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से कौन कौन सी बीमारियां आते हैं और कौन कौन सी बीमारियां इंसुलिन रेसिस्टेंस से बढ़ रहे हैं, उनकी तीव्रता बढ़ रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का इस स्लाइड प्रेजेंटेशन का कैप्शन क्या है कि क्या इन सभी दीर्घकालीन रोगों का कारण एक ही है, क्वेश्चन मार्क। सो ये टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एन हरीश कुमार, ईएनटी सर्जन। तो पहले वीडियो में हमने क्या बोला है, क्या बात किया है कि आदमी मोटा क्यों हो रहा है। तो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेन रीज़न है मोटापे के लिए, ये बारे में हमने मालूम किया था। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरे वीडियो में हमने मालूम किया कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की वजह से हम मोटे कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तीसरे वीडियो में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों आता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस को हम कौन से टेस्ट, क्राफ्ट टेस्ट से कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो इस वीडियो में हम कौन सी बीमारियां इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से आते हैं और बढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आने वाला है वो है शुगर की बीमारी, और दूसरा है मोटापा। शुगर की बीमारी और मोटापा, ये दोनों डायरेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनका तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये दो आ रहे हैं, शुगर और मोटापा। तो इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के हेडिंग के नीचे लगाते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या है, उसके लिए तो हमें मेटाबॉलिज्म क्या है ये मालूम करना है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेसेस है, वो केमिकल रिएक्शंस है जिससे हम जो खाना खाया हुआ खाने को हम एटीपी में बदल सकते हैं। एटीपी क्या है, एटीपी अपने शरीर का जो बोलते हैं एनर्जी करेंसी है। इसी के वजह से हम रोजमर्रा के काम और जो भी काम करते हैं सिर्फ एटीपी के वजह से करते हैं। खाना खाने का बेसिक रीजन क्या है, वो एक तो हमारा भूख को कम करने का है, दूसरा तो हमको ताकत की जरूरत है। जो ताकत क्या है वही है एटीपी। जब ये प्रोसेस जो बन रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, उससे हम जो ताकत को नहीं बना सक रहे हैं, ठीक से बना नहीं सक रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक बात यदि आप सोचे तो एक आदमी को शुगर आ गया है बोलेंगे, तो शुगर के यदि हम रूटीन से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये इस आदमी का पैंक्रियास जितना इंसुलिन बनाना है उतना बना नहीं सक रहा है, इसलिए इसको शुगर की बीमारी आ गई है, ये तो बोलते हैं ऐसा। लेकिन हमें हमारे जो रिपोर्ट्स है, हमारे जो रिसर्च से मालूम हो रहा है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से शुगर आ रहा है। मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि एक आदमी का जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, चलो भाई उसका हार्ट खराब हो गया, उसका लिवर का प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है, उसके वजह से उसको ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। यदि आपके हर एक सेल में ग्लूकोज अंदर नहीं जा सक रहा है और जिसके वजह से आपको ताकत एनर्जी बन नहीं रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेसिक लेवल पे हमारा शरीर जैसे करोड़ों अरबों सेल से बनाया गया है, हर एक सेल ठीक से काम नहीं कर सक रहा है, कि ठीक से एटीपी एनर्जी नहीं बना सक रहा है, तो कितने बेसिक लेवल पे ये बीमारी है ये आप समझ सकते हैं। उसी को है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और उसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में सबसे दो बड़े बीमारियां जो हैं, जो हम अभी देख रहे हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जो हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, और ओबेसिटी। ठीक है, तो हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आते हैं, एक है हाइपरटेंशन, ज़्यादा बीपी का ज़्यादा होने को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी ज़्यादा होने से उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से बीपी बढ़ रहा है, इसके इसके ऊपर बहुत सारे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स है। और हम अगले वीडियोस में ये बीपी क्यों बढ़ रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन रेसिस्टेंस बीपी को कैसे बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इन डेप्थ जाने वाला है उसमें। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, अथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारे खून के नस है, उसमें ये जो येलो कलर का जो कोलेस्ट्रॉल, नहीं तो उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बोल सकते उसको, लेकिन अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स बोलते हैं। अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जब बन जाएगा तो खून का जो सरफरा है वो कम हो जाता है, और जो
आगे के जगह पे वहाँ का टिश्यू जो है वो खराब होना नहीं तो मर जाना भी हो जाता है। इसी ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही बहुत लोगों को हार्ट अटैक नहीं तो कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों बन रहा है? इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से जो लिवर बोलते हैं ना, जो जिगर बोलते हैं ना, वो अबनॉर्मल लिपिड्स बनाना शुरू कर रहा है। लिपिड्स को ज़्यादा मात्रा में बना रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइपर लिपिडीमिया। लिपिड्स को ज़्यादा बनाना उसको हाइपर लिपिडीमिया, उसको वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिपिड्स ज़्यादा बना रहा है, उसके उसके और एक डिसलिपिडीमिया भी बनता है, उसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में बात करेंगे। तो ये जो लिपिड्स के वजह से, ये खून के नसों में जमा होने की वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो स्क्लेरोसिस जो गट बन जाना, तो यहाँ पर इसको एक तरह का प्लाक बोलते हैं इसको हम, तो ये बन जाना, इसके वजह से खून का सरफरा रुक जाना हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट अटैक है खून के नसों के ऊपर। ऐसा भी बोला जाता है, इसके बारे में आप इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइक्रोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं, शुगर को माइक्रोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं, जिसके वजह से एक आदमी के आंख खराब हो सकता है, इसका किडनी खराब हो सकता है, इसको गैंग्रीन जो पैर को खून का सरफरा रुक जाने की वजह से उसका पैर जो मर जाना और वो काले रंग में बदल जाना, ये सब हो सकता है शुगर की वजह से। शुगर को कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ बुक्स में माइक्रोवास्कुलर डिसीज बोला जाता है। वो क्यों हो रहा है? इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है? ये है आपका अच्छा हार्ट, जो हार्ट मसल हार्ट बोलते हैं, ये है नॉर्मल हार्ट है। ये नॉर्मल हार्ट का काम क्या है? खून आता है अंदर और खून को पंप करता है, शरीर के हर जगह पे भेजना इसका काम होता है। ये जी जो हार्ट का जो मसल है वही वीक हो गया है, तो वो सूजन आ जाता है, मतलब ऐसा बड़ा हो जाता है, उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसके वजह से वो अपना जो पंपिंग का काम ठीक से नहीं कर सकता है। तो ये डायरेक्टली यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो पेशेंट बहुत ही जल्दी हार्ट फेल्यूर में जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन रीजन, ये तीन बीमारियां इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से आना, नहीं तो इंसुलिन रेसिस्टेंस ये बीमारियों को ज़्यादा करना होता है। तो ये सब मिलके क्या है, हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है, एक आदमी को हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो दिमाग, ब्रेन और नसों का क्या वीकनेस है, क्या बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ते हैं, नहीं तो जिससे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इन बीमारियों को कैसे तैयार करता है। तो पहला आता है अल्जाइमर्स डिसीज। ये अल्जाइमर्स डिसीज को आजकल नए रिपोर्ट्स में उसको टाइप 3 डायबिटीज भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस का काम है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से अल्जाइमर्स आ रहा है, ये नया रिपोर्ट्स में आगे आ रहा है। अल्जाइमर्स में क्या होता है? अल्जाइमर्स में एक आदमी अपना याददाश्त खोना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी वो याद नहीं, उसको पहचान नहीं सकता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम जैसे 1+1 भी नहीं बोल सकता है, और ये कहाँ हूँ मैं, वो कहाँ है, कौन सा टाइम है, कौन सा साल है, ये भी उसे याद नहीं रख सकता है। एक आदमी को जो आदमी बनाने के लिए जो बेसिक याददाश्त की ज़रूरत है वो चली जाती है, ये आदमी को आदमी ही नहीं बोल सकता है। यदि आपके कोई रिश्तेदार है जो किसी को पहचान ही नहीं सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ता है, और आजकल अल्जाइमर्स आने के जो लक्षण है, आने का जो चांस है, बढ़ते जा रहा है बहुत सारे सोसाइटीज में। दूसरी बीमारी है पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज भी एक ब्रेन का एक तरह का बीमारी है, जिससे हाथ कांपना शुरू हो जाता है। एक यदि ऐसा हम ग्लास ऐसा पीते हैं, तो वो ये ग्लास पीना धीरे से, वो हाथ ऐसा कांपता रहता है, और जो धीरे से उसका मूवमेंट धीरे से चलते रहते हैं, उनके जो भी मसल्स है, मांसपेशी है, गट हो जाता है, ऐसा झुक जाते हैं, उनका स्पीच चेंजेस, उनका बातों में त त त त बोल के आना, नहीं तो उसके हाथ में लिखाई में बदलाव, ये सब चलते रहते हैं, ये सब आते आने का चांस है, इसको हम पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। तो रिपोर्ट्स में क्या बोल रहे हैं कि जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, उनका पार्किंसन की बीमारी भी, उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, और उसकी बीमारी को कम करने की जो दवाइयाँ हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस पार्किंसंस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि अल्जाइमर्स को डायरेक्टली तैयार कर रहा है, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस
पार्किंसंस को बढ़ाता है लेकिन डायरेक्टली तैयार कर रहा है इसके बारे में भी रिपोर्ट्स नहीं है। माइग्रेन हेडेक, सर पे जो तीव्र तरह का जो दर्द आता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। उसमें पेशेंट को मतली आना, उल्टियाँ आना होते हैं। तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस का कनेक्शन है इसमें। और जैसा इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है माइग्रेन भी कम होता है, ये बात बोली जा रही है। न्यूरोपैथी, जो नसों के वीकनेस को हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो नसों का वीकनेस से जैसे पैरों पे ऐसे कोई चींटी का रेंगना, एंट क्रॉलिंग सेंसेशन बोलते हैं उसको, टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। और उसको टच सेंसेशन, मतलब उसको यदि छुआ तो पेशेंट को मालूम नहीं होगा कि उसने कोई छुआ है, तो उसका टच सेंसेशन चले जाता है, उसका स्पर्श का जो सेंसेशन है वो चले जाता है। ये नसों का वीकनेस से होता है। ये डायरेक्टली इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से नस वीक हो सकता है, नहीं तो शुगर आके, इंसुलिन की वजह से शुगर आके, शुगर की वजह से आपको नसों का वीकनेस हो सकता है। तो ये है दिमाग और नसों का वीकनेस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आ रहे हैं। दूसरा, अगली जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। बहुत सारे कपल्स अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे पैदा करने में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उनको। तो उसमें से दो मेन प्रॉब्लम क्या है, एक है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दूसरा है वीर्य कण बोलते हैं ना, जो स्पर्म्स का कम बनना। तो ये तो नॉर्मल स्पर्म काउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्म काउंट लो है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये नॉर्मल ओवरी है, उसमें से नॉर्मल ओवरी में सिर्फ एक ही एग बनना चाहिए। एग आपको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इससे अंदर जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही बार बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाता है, बहुत सारे सिस्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और पेशेंट को करेक्ट तरह से ओव्यूलेशन, ओवम जो एक अंडे का बाहर निकलना ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा है कि इंसुलिन एक इतना पावरफुल हार्मोन है जो गोनाड्स बोलते हैं ना, जो टेस्टिस जो आदमी में रहता है, और जो ओवरीज हमने अभी बात किया है, ओवरीज जो लेडीज में रहता है। तो इंसुलिन का इफेक्ट से ये टेस्टिस और ओवरीज हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। ये हार्मोन प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन्स क्या है, जैसे आदमियों में टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेडीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं। ये ठीक से बनना और ठीक से उनका जो रेशियो, एक ज़्यादा बनने से भी प्रॉब्लम है, एक कम बनने से भी प्रॉब्लम है। ऐसा ज़्यादा कम नहीं हुए, जैसा जो नॉर्मल बनना है उसमें इंसुलिन का हाथ है। यदि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर सक रहा है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, तो ये नॉर्मल सेक्स हार्मोन्स बनना भी मुश्किल हो जाता है, और जिसके वजह से आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं होने का प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा थोड़ा डेंजर का जो बीमारी है वो है कैंसर। कैंसर का शब्द सुनने ही बहुत सारे लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है, और सही भी है। कैंसर का कोई सही में ट्रीटमेंट भी नहीं है, और उसका जो भी ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है, जो रेडियोथेरेपी है, जो कीमोथेरेपी है, बहुत ही मुश्किल है एक पेशेंट के लिए। तो अभी के जो एक बात मैं आपके सामने लगाने की कोशिश करूँगा, वो है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या है? एक पॉपुलेशन है समझिए, एक आदमी है, एक गांव है समझिए, एक गांव में 1000 लोग हैं। एक 20-30 साल के पहले समझेंगे कि आ, हर 1000 लोगों में 10 लोगों को ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा था। ये एक नंबर है सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन अब ये 20-30 साल में ये नंबर जो 100,000 लोगों में से 10 लोगों को कैंसर आ रहा था, अभी 20-30 तक चले जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ द डिसीज इज इंक्रीजिंग, मतलब ये जो बीमारी है ये पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से बढ़ रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस ये जो 3 कैंसर को बढ़ाता है वो है, एक ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर, तीसरा है कोलोरेक्टल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो हमको मालूम है। प्रोस्टेट क्या है? एक आदमी में, ये लेडीज में नहीं रहता है, आदमी में जो किडनीज बनता है, किडनी से जो बोलते हैं हम यूरेटर, एक पाइप रहता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको पेशाब जमा होता है, और ये यूरेथ्रा जिससे उसे पेशाब बाहर निकलता है। तो जहाँ निकलता है वहाँ पर एक तरह का ग्लैंड रहता है, उसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं। वो प्रोस्टेट में कैंसर आने को हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो यूरेथ्रा है, जो पाइप है, वो दब जाता है और ये पेशाब बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये है प्रोस्टेट कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर, जैसे हमको तो मालूम रहेगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बिग इंटेस्टाइन है, बड़ा बिग इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है।
लार्ज इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट को एक कोलन बोलते हैं और रेक्टम बोलते हैं। तो वहाँ पर जो कैंसर का बढ़ना है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये 3 कैंसर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर को बढ़ाने का जो बीमारी है आप उसको थोड़ा सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है। बहुत कम लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस को कैसे टेस्ट करना मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। यदि हमको ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो गया कि अरे भाई हो सकता है मेरा जो मोटापा है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से है, इंसुलिन रेसिस्टेंस से कैंसर भी आने का चांस है, तो मैं एक बार टेस्ट कर लूँगा अपने आप को, क्राफ्ट टेस्ट बना लूँगा। जैसा क्राफ्ट टेस्ट है, नहीं तो फास्टिंग इंसुलिन ले लीजिए, बिना खाए हुए इंसुलिन का खून का टेस्ट दे दीजिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद, नॉर्मल जो खाना खाते हैं आप दोपहर में, उसके बाद आप 2 घंटे के बाद टेस्ट कर लीजिए इंसुलिन कितना है, देख लीजिए। अगले वीडियोस में क्राफ्ट टेस्ट में कितना आना चाहिए इंसुलिन, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हमने मालूम कर लिया कि हमारा स्टेटस क्या है, उसको उसके बारे में उसको कम, प्रॉब्लम को यदि हम समझ लेंगे, प्रॉब्लम है बोल के मालूम कर लेंगे, तो प्रॉब्लम कितना है दूसरा स्टेप है, उसको कैसा कम करना है तीसरा स्टेप है, उसमें हम कितना सक्सेस मिलेगा वो चौथा स्टेप है। यदि हम प्रॉब्लम को ही नहीं समझते, प्रॉब्लम है बोल के भी नहीं मालूम है, तो उसके बारे में टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट देने तो बहुत दूर की बात हो जाती है। स्किन एंड बोन्स का जो बीमारियां हैं, एक है सोरियासिस का इंसुलिन रेसिस्टेंस का इतना क्लोज कनेक्शन है क्योंकि जैसा इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इनके जो शरीर पे जो एल्बोज पे और नी पे जो वाइट पैचेस बन जाते हैं वो तो पूरी गायब भी हो जाते हैं, बहुत बहुत कम नहीं तो गायब भी हो जाता है। तो सोरियासिस हो गया एक। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जो हड्डियों में जो कैल्शियम का डिपॉजिशन बन के हड्डी जब ताकतवर होती है उसको तो नॉर्मल है, जैसा ये ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का वीक होना शुरू हो जाता है तो आगे होकर फ्रैक्चर आ जाता है। तो हम बहुत बार सुने होंगे ये जो बड़े उम्र के लोग हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस तो बड़े उम्र का है, मतलब ये तो 20-30 साल में तो नहीं आने वाला है, बहुत कम लोगों में आएगा, लेकिन 40-50-60 के ऊपर इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे हमको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो एक बड़ा आदमी है जो 50-60 साल का आदमी है, बाथरूम में गया है पेशाब करने के लिए और गिर गया और उसकी हड्डी टूट गई, उसका जो हिप बोन फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से वो नहीं चल सक रहा है, जो उसका हिप रिप्लेसमेंट करना की ज़रूरत बन जाती है। ओके, तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का वीक होकर फ्रैक्चर हो जाना। तीसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। हम बहुत लोगों को देखे होंगे उनका घुटनों में इतना दर्द रहेगा कि वो एक 5 स्टेप भी ठीक से नहीं लगा सकते हैं। तो एक तरह का डिसेबिलिटी बन गया है वो, तो एक जगह से दूसरे जगह घर में ही यदि वो अपने लिविंग रूम से किचन रूम को जाना है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ होती है उसको। तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से है, ये नए रिपोर्ट्स में रिसर्च में बाहर निकल रहा है। तो ये जो जो घुटने के दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज रहता है उसका खराब हो जाने की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है। जैसा आप इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करेंगे, ये नॉर्मल होना भी कुछ लोगों में हम देख सकते हैं और उनको ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। गाउट एक दूसरे तरह का जो यही जॉइंट का प्रॉब्लम है जहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, इनको सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ओके, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसकी वजह से गाउट बन जाता है। तो ये भी आप इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से है, ये रिसर्च में बताया जा रहा है। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है एसिडिटी का प्रॉब्लम जिसकी वजह से छाती में जलन आता है। ये तो आदमी का जान तो नहीं ले सकता है लेकिन कितनी तकलीफ होती है आदमी को, ये आप तो शायद आप हर किसी ना किसी टाइम पे इसको एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, पेट का एसिड सिर्फ पेट में रहना चाहिए। जो ईसोफेगस है, जो अपना मुंह से जो पेट को आने वाला जो कनेक्शन है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो वहाँ पर एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल के एक चीज़ रहती है जो आपको पेट का एसिड ऊपर नहीं आए जैसा देख लेता है। जब वो काम नहीं करेगा तो पेट का एसिड ऊपर जाएगा और यहाँ पर छाती में जलन, खट्टे डकार आना शुरू हो जाता है। तो ये भी रिपोर्ट्स और रिसर्च में ये पता चल रहा है कि यदि कोई आदमी इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए, शायद कुछ लोग कीटोजेनिक डाइट भी चले जाते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट तो बिना डॉक्टर के सुझाव से मत जाइए, ये उतना सिंपल नहीं है।
उसको उसके बारे में थोड़ा पूरी तरह से जानकारी मालूम करने के बाद, खून के टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को बताइए कि आगे जा सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में ये बोल रहे हैं कि पहले दिन से ही कुछ लोगों को ये जो पेट का जलन, जो एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो रहा है, ये रिपोर्ट्स में है। दूसरा है फैटी लिवर डिसीज। एक 20-30 साल पहले एक आदमी को फैटी लिवर आ गया है तो पहले तो बोलते थे ये आदमी बहुत पी रहा है, आधा लीटर, आधा बॉटल, पूरा बॉटल पी ले रहा है, रोज पी ले रहा है, इसकी वजह से इसका लिवर खराब हो गया है, ये पहले बोला जा रहा था। लिवर खराब हो जाता है, लिवर खराब होके उसका लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत तक आ जाती है। लेकिन ये जो 20-30 सालों में आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं किसी और चीज़ के लिए और आप देखेंगे मोटापा के लिए तो कोई स्कैन नहीं कराता है, लेकिन यदि ऐसा कोई और चीज़ के लिए आप स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको मालूम होगा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर है, उसका फैटी लिवर है, तो पूछेंगे अरे भाई रोज पी रहे क्या, बोलते हैं हमने तो जिंदगी में कभी नहीं छुए थी। तो अभी बन गया उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये बहुत लोगों में दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? ये तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से दिख रहा है। ये इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्यों आ रहा है? इंसुलिन रेसिस्टेंस में इंसुलिन ठीक से नहीं काम करने की वजह से जितना लिपिड्स, जो फैट्स को ये बनाना है उससे ज़्यादा बना रहा है, वो खून में भी जा रहा है, जिसके वजह से जो फैट के जो ड्रॉपलेट्स है वो लिवर में जमा होकर लिवर खराब होने की नौबत तक आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ओके, ये जो फैटी लिवर है और मोटापे का बहुत क्लोज कनेक्शन है। जो लोगों का पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी रहती है, उन लोगों को यदि आप स्कैन करेंगे तो मेरे हिसाब से सभी को क्या फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा है। शायद सभी को नहीं, शायद में भी 90%, बट वेरी क्लोज कोरिलेशन है इंसुलिन रेसिस्टेंस, फैटी लिवर और पेट का फैट, जो बेली फैट बोलते हैं हम, अब्डोमिनल विसरल फैट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है अब नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में तो हम सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट किया जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। ज़्यादा, नॉर्मल 200 है तो 200, 300, 400 आ जाता है इन लोगों को। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। डिस्लिपिडीमिया क्या है? यदि एचडीएल ज़्यादा रहने से अच्छा है, एलडीएल कम रहने से अच्छा है। यदि एलडीएल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और एचडीएल कम होना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया। ये लेटर्स, ये जो वर्ड्स है, ये शब्द है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या समझना है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से लिवर, ये जो फैट्स का जो तैयार करना गलत तरीके से बन रहा है, जिसके वजह से आपके एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट के जो खून के नस में चर्बी जम जाने की वजह से इन लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये जो अबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल को, अरे भाई सभी लोगों को है, मुझे भी है, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में समझना चाहिए कि शायद ये आगे चल के मेरा मेरा हार्ट अटैक का चांस बढ़ा रहा है, तो मुझे थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। चौथा है गाल स्टोन्स। लिवर के नीचे के भाग में एक एक छोटा सा पाउच जैसे रहता है जिसको हम बोलेंगे गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में जो बना हुआ बाइल है जमता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो डिओडिनम के अंदर जाता है। तो ये गाल ब्लैडर में जो गाल स्टोन्स, जो स्टोन्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं गाल स्टोन्स। ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है। किडनी के जो प्रॉब्लम है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ज़्यादा होता है, एक है किडनी स्टोन, दूसरा है किडनी फेलियर। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बहुत लोगों में हमने सुना है अरे भाई इसका किडनी खराब हो गया, इसको बहुत सालों से शुगर था और शुगर की वजह से किडनी खराब हो गया, अभी ये डायलिसिस करा ले रहा है और जाते आगे चलते चलते ये इसको तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है। तो ये हो सकता है किडनी फेलियर आ सकता है। तो किडनी फेलियर का डायरेक्ट रीज़न बन जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस शुगर बनाता है, शुगर से माइक्रोवास्कुलर डिसीज, जो हमने बोला था, खून के जो छोटे छोटे नस है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इससे अंधापन आ सकता है, किडनी भी खराब हो सकता है, नस भी वीक हो सकता है। तो किडनी का फेलियर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस कभी कभी आदमी की जान चली जाती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। जो ईएनटी और डेंटल प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ रहे हैं? एक है टिनिटस, कान में गुई बोल के आवाज़ आना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। वर्टाइगो, सर का चक्कर आना, तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं।
मिनियस डिसीज इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से आ रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस ये मिनियस डिसीज को बढ़ा रहा है, ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो मिनियस डिसीज क्या है? यदि हम कान को देखेंगे तो ये कान का बाहर का हिस्सा है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलेंगे। पर्दे के पीछे जो छोटा सा बॉक्स जैसा रहता है उसको मिडिल ईयर बोलेंगे। और पीछे जो नस है, जो इनर ईयर है, उसको हम इनर ईयर बोलेंगे। इनर ये है इनर ईयर। इनर ईयर में जो पानी रहता है उसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। जब एंडोलिम्फ बढ़ जाता है तो प्रेशर की वजह से आदमी के कान में गुई बोल के आवाज़ आती रहती है और चक्कर आना शुरू हो जाता है। इस ये मिनियस डिसीज में एपिसोडिक रहता है, मतलब अभी है, कम हो गया, थोड़े दिन अच्छा रहता है, फिर से आता है, फिर से थोड़े दिन अच्छा रहता है, फिर से आ जाता है। तो इसको एपिसोडिक रहता है। तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से है बोल के नया रिपोर्ट में बोल रहा है। दांतों का जो गम्स रहते हैं, गम्स का खराब होना, और ये जो दांत का जो नेक बोलते हैं यहाँ पर, जो अंदर रूट के ऊपर रहता है वहाँ पर खराब होना, और वहाँ दांतों का टूटना, पीप आना, पस आना, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। ये रिपोर्ट्स में आगे बताया जा रहा है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस इतने बड़े बड़े लक्षण और इतने जानलेवा बीमारियां बना रहा है, तो इसके लक्षण क्या है जी? यदि हम सोचे तो इसका कोई लक्षण नहीं है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है ये बहुत धीरे से 10, 15, 20 सालों में बढ़ता है। ठीक है। तो एक ही लक्षण है जो बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं बहुत थक जा रहा हूँ, मुझे सोने का ज़्यादा मन कर रहा है। यदि आप ये लक्षण लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे भाई मैं बहुत थक रहा हूँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं अपने फैमिली टाइम नहीं दे सक रहा हूँ, मैं अपने काम पे ठीक से ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, तो वो सभी खून के टेस्ट करेंगे और बोलेंगे सभी खून के टेस्ट नॉर्मल है, क्योंकि खून का टेस्ट में बदलाव आने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं। यदि आपने क्राफ्ट टेस्ट कर लिया होता, यदि आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यदि आप थकान महसूस हो रहा है तो सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। सिर्फ ये बात की समझने की, याद रखने की ज़रूरत है कि हैव ए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। मतलब यदि आदमी ऐसा बोल रहा है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, तो एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। ये बात यदि आप याद रखेंगे और ये क्राफ्ट टेस्ट बनाएंगे जो इसमें है फास्टिंग इंसुलिन और पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन, इंसुलिन कितना है, हाइपर इंसुलिनीमिया है या नहीं, यदि आप मालूम कर लेंगे तो उसका कुछ ट्रीटमेंट करने का चांस तो आएगा। सो बहुत सालों तक ये बिना मालूम हुए अपना सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो एक बार वो इंसुलिन रेसिस्टेंस प्री डायबिटीज के स्टेज पे चला गया तो आदमी को ज़्यादा पेशाब जाना, बहुत प्यास लगना हो सकता है। एक बात जो इंसुलिन रेसिस्टेंस का जैसे क्या बोलते हैं, तो का जो फीचर है, जो मेन फीचर है वो है पेट के इर्द गिर्द मोटापा आना, चर्बी का जमा होना। यदि बेली फैट है, एक्सेसिव बेली फैट है, तो आप समझ के चल सकते हैं कि ये आदमी को इंसुलिन रेसिस्टेंस है। अभी हमने उसके बारे में टेस्ट भी बोल दिया है, क्राफ्ट टेस्ट है, उसको आप कर सकते हैं, और इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई है तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्लाइड में टिम नॉक्स, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो इन्होंने एक यूट्यूब में लेक्चर दिया है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बोल के। इसमें क्या बोलते हैं कि बीपी जो है, शुगर, जो मोटापा है, जो शुगर है, और जो हार्ट का बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लक्षण है। आप समझ सकते हैं कि बीपी, मोटापा, हार्ट और शुगर जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, वो बीमारियां ही नहीं है, सिर्फ एक अबनॉर्मैलिटी जो इंसुलिन रेसिस्टेंस का सिर्फ लक्षण है। ठीक है। ये इनो बोल रहे हैं। और ये सभी का जो मेन रीजन है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस एक बिनाइन कंडीशन है, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस एक आदमी को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब आप इंसुलिन रेसिस्टेंट है और आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना शुरू करेंगे, तब इंसुलिन रेसिस्टेंस एक किलर जो आपकी बीमारियां देना शुरू कर देगा और आपकी जान भी ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो दूसरे पॉइंट क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज द की टू द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड हेंस ऑल दीज कंडीशंस। तो ये बोल रहे हैं कि एक कम कार्बोहाइड्रेट का खाना यदि आप खा सकेंगे तो ये बीमारी जो इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं आए जैसा आप कर सकते हैं,
और उसको आप ट्रीट भी कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो शुगर की जो बीमारी, शुगर एक प्रोग्रेसिव डिसीज है ये समझाया जाता है, लेकिन शुगर को भी रिवर्स किया जा सकता है को कार्बोहाइड्रेट डाइट से कम करके, कुछ लोगों में, सभी लोगों में नहीं, कुछ लोगों में कम किया जा सकता है, ये बोलते हैं टिम नॉक्स। तो इन्होंने 3 बुक लिखा है, आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, जैसे लोर ऑफ न्यूट्रिशन, रियल मील रेवोल्यूशन एंड द बैंटिंग पॉकेट गाइड। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगा। हम भी अपने तरफ से और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अगले वीडियोस में देना शुरू करेंगे आपको, एक एक के बारे में और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स जिससे आप आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।